जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में, क्योंकि इसको लेके काफ़ी पिछले कई दिनों से बातें चल रही हैं कि ये इनहेंस पेंशन की जो स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे और इसका आंसर भी देंगे, क्या उसमें सेंस बनता है जाने का। इनहेंस पेंशन जो ईपीएफ के अंतर्गत जो गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है, और या हमें जो अभी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं वो ही कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं ईपीएफ के बारे में। तो ईपीएफ की अगर हम बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जाती है, संचालित की जाती है। अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के बाद हर पर्सन के पास रहे। अब हमें ये पता है कि अब इंडिविजुअल वो अपनी रिटायरमेंट सेविंग करे या ना करे वो जरूरी नहीं है, वो उसके ऊपर होता है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि बर्डन जो है सरकार के ऊपर ना आए और सबके पास सोशल सिक्योरिटी का एक मेजर रहे। तो इसलिए वो मैंडेट करती है एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉई भी, वो दोनों पर्सन कंट्रीब्यूट करे इस फंड में, और ऊपर से इंटरेस्ट भी जो है बनता है। ईपीएफओ जो अनाउंस करता रहता है, एफडी से थोड़ा ज्यादा ही होता है, वो आपको उस पर एडेड एडवांटेज मिलता रहता है। तो मेन मुद्दा इस स्कीम का हो जाता है सेविंग्स को इनकरेज करना, और जो है एक रिटायरमेंट कॉर्पस जो है, सफिशिएंट रिटायरमेंट कॉर्पस हर किसी के पास इकट्ठा हो जाए जैसी उसकी क्षमता। अब ये एक स्कीम तो है, पर इसके अंतर्गत हमें 3 स्कीम के फायदे मिलते हैं। पहला पार्ट जो है जहां पे रिटायरमेंट का बेनिफिट, जो आपका जो कॉर्पस है, जो पैसे आप हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इकट्ठे होके आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 58 के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। तो वो हो जाता है आपका वेल्थ जनरेशन पार्ट, कि आप थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कंपाउंडिंग भी हो रही है, और आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट वो पूरा पैसा आपको मिल जाता है। दूसरा पार्ट जो इस स्कीम का है वो है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। जो आप फंड कंट्रीब्यूट करते हैं वो तो पूरा जाता है ईपीएफ की तरफ, जो फंड है जो इकट्ठा हो रहा है रिटायरमेंट कॉर्पस, जो फर्स्ट पार्ट की हमने बात करी थी। लेकिन जो एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दे रहा है, वो जो कंट्रीब्यूट करता है उसका कुछ पार्ट जो है ईपीएस की तरफ जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि वो आपको जब आप रिटायर होंगे तो कुछ मंथली पेंशन आपकी, बेस्ड ऑन कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है उस हिसाब से आपकी एक मंथली पेंशन भी आपकी बन जाएगी। तो ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, वो सोचते हैं खाली एक फंड इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट उसका ईपीएस की तरफ जा रहा है जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, और आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको एक मंथली पेंशन मिलेगी उस फंड की बदौलत। तीसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट हो जाता है इंश्योरेंस का, जो किसके अंतर्गत आता है, ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें भी आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो तो सारा फंड की तरफ जाता है, जो फर्स्ट पार्ट की हमने बात करी थी। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसका कुछ पार्ट इंश्योरेंस कवर देने के लिए आपका जाता है। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, कि पहला जो आपका फंड की तरफ जाता है, दूसरा आपका ईपीएस की तरफ यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ, और एक तीसरा पार्ट उसका जाता है ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो जो पैसा इंश्योरेंस की वजह से, कवर की वजह से आपको जो मिलेगा वो इसी के बदौलत मिलेगा। और लेकिन एम्प्लॉयर के केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर भी 12% डिडक्ट करता है, लेकिन उसमें से 8.33% जो जाता है वो ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ जाता है, और 3.67% जो है वो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ जाता है, जिसमें आपका इनिशियल जो आपने कंट्रीब्यूट किया 12%। तो टोटल जो आपका जाता है ईपीएफ में 12 प्लस 3.67% जाता है आपका ईपीएफ में, और 8.33% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो जाता है ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम की तरफ। अब रीसेंट चेंज क्या हुआ है इसमें? अब रीसेंट चेंज ये हुआ है कि पहले जो पेंशन कैप थी 15,000 रुपए महीने के हिसाब से, उसके ऊपर कैप हटा दी गई है, और ये बोला गया है कि आप अगर चाहें तो आप भी, जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन के टुवर्ड्स ज्यादा, आप भी अपने उस 12% से ज्यादा आप अपने जो है ईपीएस
में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी पेंशन स्कीम की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा पेंशन मिले। और ये जो है इफेक्टिव है गोइंग बैक अंटिल सितंबर 2014, मतलब वहां तक आपका जो कंट्रीब्यूशन गया होगा उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं ईपीएस की तरफ। लेकिन क्या ईपीएस की तरफ, जो पेंशन स्कीम की तरफ कंट्रीब्यूट ज्यादा करना फायदेमंद है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? क्योंकि इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीजन है लॉस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ में तो उस पे आपको सालाना 8% के आसपास जो है इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, लेकिन जब आप ईपीएस में चले जाएंगे वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और आप यहां के जो इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग होती है, मान ली आज आपके 10,000 रुपए हैं तो उस पे 8% इंटरेस्ट मिला तो 10,800 हो गए, तो अगले साल जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से वो 10,000 पे नहीं, वो 10,800 पे मिलेगा। तो ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ईपीएफ में बने रहना ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरी जो हमने पहले भी बात करी कि इंटरेस्ट जो है आपको ईपीएस में तो कुछ मिलता नहीं है, ईपीएफ में ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका। और साथ ही साथ आपको कोई लमसम अमाउंट नहीं मिल पाएगा जब आप ईपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो तो आपको मंथली पेंशन मिलती है। ईपीएफ में आपको पूरा फंड मिल जाता है, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आप उस टाइम उसको यूज कर सकते हैं। जो अर्ली रिटायरमेंट कुछ लोग ले लेते हैं उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ईपीएफ के रूल्स के मुताबिक आपको 10 साल सर्विस में या फिर 58 इयर्स की एज अटेन करने के बाद ही आपको पेंशन मिलेगी। तो अगर आपका प्लान है अर्ली रिटायरमेंट लेने का तो आपको ये जो हायर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसमें है वो है रिड्यूस्ड पेंशन टू स्पाउस। मान लीजिए आपने पूरा अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएस की तरफ यानी पेंशन स्कीम की तरफ कर दिया, लेकिन जब अगर आपको मिलेगी वो पूरी पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके स्पाउस को सिर्फ 50% पेंशन मिलेगी। और ईपीएफ के केस में पूरा का पूरा फंड उनको मिल जाता, लेकिन पेंशन के केस में उनको सिर्फ 50% मिलेगी। तो यहां पे तो सीधे सीधे अगर आपको कुछ हो जाता है तो 50% का नुकसान हो रहा है। और एक रीजन है फाइनेंशियल गोल्स का। मतलब कहने का यह है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ गोल्स हो सकते हैं कि मुझे कोई घर खरीदना है, क्योंकि आप पूरे टाइम शायद रेंट पे रहे हो, या फिर आपको बच्चों का कुछ शादी या पढ़ाई वगैरह करना है। उस टाइम पे आपको पेंशन जो मंथली मिलेगी वो काम तो आएगी नहीं, उससे पूरा नहीं पटेगा। लेकिन जो आपको ईपीएफ के थ्रू जो फंड इकट्ठा होके कंपाउंडिंग लग लग के जो इकट्ठा होके आपको मिलेगा, उसमें आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा और आप उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप ईपीएस में ना जाके ईपीएफ में बने रहे। मोस्ट कंट्रीब्यूशन उसी में जाना चाहिए, एम्प्लॉयर को करने दीजिए जितना मैंडेटेड है, आप इसी में बने रहें। और अगर आपको लगता है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा पेंशन चाहिए तो आप इंडेक्स फंड वगैरह में आप अभी से कंट्रीब्यूट करना शुरू करें और बाद में एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल करते रहें उसमें से जैसे जैसे आपको पैसे की जरूरत है, ना कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी डिपेंडेंसी बना के। आपने देखा ही होगा ईपीएफओ से पैसा निकलवाना भी एक अपने आप में बड़ी ही सिरदर्दी होती है। तो क्यों इस झमेले में पड़ना, और जहां पे आपको फाइनेंशियल लॉस भी नजर आ रहा है। तो ये मैंने कोशिश करी आपको ईपीएस और ईपीएफ के बारे में बताने की। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, और कमेंट्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।